हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 1। जैसा कि चैप्टर का नाम है व्हाट इज साइकोलॉजी, हम इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आंसर करेंगे। पीछे हमने आंसर किए व्हाट इज साइकोलॉजी, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, अलग अलग इसकी ब्रांचेस क्या हैं। अब हम करेंगे इसमें फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी को हम थियोरेटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं और ये है अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी में हम द परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक, यानी हम कोई भी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में, तो इट इज़ फॉर इट्स ओन सेक। हम कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज जो हमने यहाँ से ली है और थ्योरीज को हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा बेसिक साइकोलॉजी में कैसे कैसे स्टेप्स होंगे, जैसे कि थ्योराइजिंग, हम थ्योरी देंगे, कुछ हाइपोथेसिस देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसे उन डेटा को प्रोसेस करके कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल देंगे, थ्योरीज देंगे। उसके अलावा इसमें क्या है, अब क्योंकि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा, आइडेंटिफाइंग द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट कुड बी अप्लाइड, दैट कुड बी यूज्ड, क्योंकि हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की नॉलेज है और हमारे पास इस तरफ प्रॉब्लम है, दोनों को बस मिक्स कर देना है। उससे क्या होगा, अप्लाई करके उन प्रिंसिपल्स को हम सोल्यूशन निकालेंगे, और अगर सोल्यूशन अच्छे से नहीं निकलता है या फिर एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं निकलता है तो हम उस प्रोसेस को रिफाइन करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस, इट प्रिपेयर्स द बेस। बेसिक साइकोलॉजी या थियोरेटिकल साइकोलॉजी प्रिपेयर्स द बेस फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की नॉलेज जो है हमें बेसिक से मिलती है, और इट लिंक्स थियोरेटिकल ब्रांचेस टू रियल लाइफ। अब ये बहुत आपको पढ़ के समझ में आएगा कि ये बहुत कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, एंड यू आर राइट। इसलिए यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट डिफरेंसेस देर आर नो क्लियर बाउंड्रीज, कि कहाँ से थियोरेटिकल खत्म होती है और कहाँ से अप्लाइड शुरू होती है। बिकॉज जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कोई एक चीज़ ध्यान में रख के कोई एक चीज़ गोल में लेके पढ़ेंगे, दैट आई एम डूइंग थियोरेटिकल साइकोलॉजी और आई एम डूइंग अप्लाइड साइकोलॉजी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बस साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कोई प्रिंसिपल को पे फोकस करते हैं। जैसे कि अगर मेमोरी की बात करें हम, तो इंसान की जो मेमोरी है वो कैसे काम करती, तो उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अपने आप, वो प्रैक्टिकल फील्ड में अपने आप ही एप्लीकेबल होगी। तो देर आर नो क्लियर डिफरेंसेस, और बोथ आर हाईली इंटर रिलेटेड एंड म्यूचुअली री म्यूचुअली मतलब परस्पर, री एक दूसरे को इन्फोर्स करते हैं, री करते हैं। तो दिस वॉज डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। उसके बाद हम करते हैं फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अलग अलग कौन सी हैं। तो कोग्निटिव साइकोलॉजी है पहली, और जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये जो पीपीटी है ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक पे ही पूरी बेस्ड है। सो अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है, सो इफ़ यू वांट फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन अ टॉपिक, तो आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं आराम से। ऊपर की जो ये है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, ये आपकी मेजर टॉपिक का नाम होगा एनसीईआरटी के अंदर, और उसके बाद ये जो है ये माइक्रो टॉपिक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इट्स अ स्टडी ऑफ हाउ वी एक्वायर, स्टोर, मैनिपुलेट द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने पीछे बात की, कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपके दिमाग को एक सीपीयू की तरह ट्रीट करती है, और सीपीयू क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करता है। तो कैसे एक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन को, कैसे स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है किसको, इन्फॉर्मेशन को। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीज दैट ओनली। मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे कि अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारे प्रोसेसेस हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। वैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी अपने आप में ब्रॉड ब्रांच है, और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो वो फर्दर नैरो होती चली जाती है। अब इसमें करियर क्या क्या हो सकते हैं, अब हम इस जो टॉपिक है फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन को, उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ब्रांच कौन सी है, जैसे यहाँ कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो पढ़ता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें करियर क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे करियर क्या क्या हो सकते हैं, मोस्टली इन एकेडमिक फील्ड, यहाँ पे एकेडमिक फील्ड में ही आपके करियर होंगे। जैसे कि प्रोफेसर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी मोस्टली एक एकेडमिक, एक थ्योरेटिकल ब्रांच है, तो वहाँ पे आप बेस देते हैं अप्लाइड ब्रांचेस को। तो दैट वाज अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी।
उसके बाद है बायोसाइकोलॉजी। ये क्या स्टडी करता है, नाम से ही क्लियर है। बायो यानी जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको साइकोलॉजी से जोड़ता है। तो इट स्टडीज हाउ बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, जैसे कि ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जेनेटिक्स है, ये सब प्रोसेसेस आपकी इंडिविजुअल साइकी को कैसे अफेक्ट करते हैं। उसमें एक और फर्दर ब्रांच है न्यूरोसाइकोलॉजी की। वैसे तो ये सब ब्रॉड फील्ड्स हैं, इनमें फर्दर ब्रांचेज और आगे आती रहेंगी, बट क्योंकि आप बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक से जानना है कि वो फील्ड ऑफ स्टडी पढ़ती क्या है, और उसके बाद उसके एक दो स्पेशलाइजेशन, एक दो नैरो ब्रांचेस। तो न्यूरोसाइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडीज द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, एनटीएम्स मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर्स, एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ ब्रेन इन द मेंटल प्रोसेसेस। और ये यूज़ किसका करता है, ईईजी, पीईटी, एमआरआई, इन सब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके ये देखता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और जो बाकी केमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर वो आपके मेंटल प्रोसेसेस को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर वाइस वर्सा। क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है माइंड ओवर बॉडी, बॉडी ओवर माइंड। तो ये है न्यूरो साइकोलॉजी की ब्रांच, और इसमें करियर क्या बन सकते हैं आपके, जैसे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, क्लिनिकल न्यूरो साइंस में रिसर्च में जा सकते हैं आप, फार्मास्यूटिकल बिल्कुल, क्योंकि केमिकल से आप डील कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर से आप डील कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल में बिल्कुल एक करियर ऑप्शन बनता है। उसके बाद वी हैव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ फिजिकल एंड सोशल चेंजेस लीड टू साइकोलॉजिकल चेंजेस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब साइकोलॉजिकल चेंजेस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि हर किसी में साइकोलॉजी आ रहा है आगे, बिल्कुल। डेवलपमेंटल में क्या है कि फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी का, और सोशल मतलब आपके सराउंडिंग का, यानी इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों चेंजेस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आपको इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत वर्ड को ही अगर आप समझें, बहुत ध्यान से सुने और समझें, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी देखते ही आप बिल्कुल लिख सकते हैं दैट फिजिकल और सोशल चेंजेस को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में साइकोलॉजिकल अफेक्ट कैसे पड़ रहा है। तो दैट्स व्हाट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज। इट ऑफन कोलैबोरेट्स विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, एजुकेशनिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इन सब का काम क्या होगा, क्योंकि ये ब्रांच सोशल चेंजेस को भी पढ़ रही है और जैसे कि ये आपको पता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन से रिलेटेड होता है, एजुकेशन से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से सोशल वर्कर, ये सब सोशल, और न्यूरोलॉजिस्ट फिजिकल चेंजेस को पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की ये ब्रांच है, और इसमें करियर जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ये आप आगे पढ़ेंगे। और अगर आपने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आपने करियर बनाने के लिए लिया है तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें और फिगर आउट करें कि आपकी नेचुरल जो क्यूरियोसिटी है वो किस तरफ फ्लो कर रही है। चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिसर्च, ये सारे जो करियर्स हैं ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आप पढ़ने के बाद परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल साइकोलॉजी, स्टडीज हाउ ह्यूमन्स अफेक्ट एंड गेट अफेक्टेड बाय सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी जहाँ भी आ रही है तो वो ह्यूमन से डील कर रही है, ह्यूमन साइकी से डील कर रही है। तो अगर ह्यूमन से डील कर रही है तो उनके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को पढ़े बिना वो आगे बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि हम कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है कि बस हमारा जैसे वाटर है, वाटर में कोई साइकी नहीं है, वाटर इज़ जस्ट वाटर। हम कहेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसमें सिर्फ इसके फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ सकते हैं। बट ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं है, वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी, वी आर ऑल्सो अ माइंड, वी आर मल्टी डायमेंशनल। दैट्स वाई सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। और सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कौन पढ़ रहा है, सोशल साइकोलॉजिस्ट। दे स्टडी ग्रुप एटीट्यूड, बिहेवियर, रीजंस फॉर कन्फॉर्मिटी टू अथॉरिटी, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, प्रेजुडिसेस, एग्रेशन एक्सेट्रा। अब ये सारे फिनोमिनास हैं, सोशल साइकोलॉजी को आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आप इनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। कन्फॉर्मिटी मतलब होता है टू कन्फॉर्म, टू मानना उस बातों को, अथॉरिटी की बात आप क्यों मान रहे हैं, या फिर आपके ग्रुप एटीट्यूड कैसा है, इंडिविजुअल एटीट्यूड से ग्रुप एटीट्यूड अलग क्यों है, आप इंडिविजुअल में अलग बिहेव करते हैं और ग्रुप में अलग बिहेव करते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, मेल फीमेल के बीच में अट्रैक्शन है, या फिर इवन मेल और फीमेल के बीच में भी अट्रैक्शन है, तो वो क्यों है। प्रेजुडिसेस, जैसे कि हमारा कुछ ग्रुप्स को लेके कुछ प्रेजुडिस होता है, कुछ हमारे विचार बनते हैं नेगेटिव तरीके के, तो वो क्यों बनते हैं। और अग्रेशन,
तो ये सब फिनोमेनास क्या है, सोशल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, और इसमें हम करियर्स क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि ड्रग रिहैब सेंटर्स में पॉलिसी एडवाइजर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सोसाइटी से डील हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट अगेन सोसाइटी से, वर्क विद स्पेसिफिक पॉपुलेशंस जैसे कि एल्डरली पॉपुलेशन, ड्रग एडिक्ट्स, ट्राइबल्स, क्राइम विक्टिम्स, तो इन सबको स्पेसिफिकली ये काउंसिल करते हैं, रिहैब सेंटर्स में ये काम करते हैं। तो इफ़ यू आर इनटू दैट, अगर आपको दूसरों की मदद करना पसंद है, इफ़ यू लाइक टू वर्क विद द रूरल पॉपुलेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आई हैव टू गिव मीनिंग टू माई लाइफ, और मेरी लाइफ को मीनिंग मिलेगा दूसरों की मदद करके, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करके, ट्राइबल्स की, क्राइम विक्टिम्स को हेल्प करके, या जैसे भी है, सो यू कैन परस्यू दिस करियर। उसके बाद है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इसमें क्या है, इट स्टडीज द इशू दैट लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में हम ज्योग्राफी को भी जोड़ देते हैं। तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी को, जैसे कि अब ये इश्यूज़ कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, किसी भी एरिया में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, उससे क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, इन्वायरमेंट पे क्या आ सकते हैं, और इन्वायरमेंट उनको कैसे अफेक्ट करेगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि अभी इकोनॉमी हमारे इंडिया की तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये वाले एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के जो क्वेश्चंस हैं, अब क्योंकि जैसे कि अगर आपको कोई भी रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करना है, जैसे कि मान लेते हैं कोयला ही निकालना है, तो यू हैव टू डिस्प्लेस अ पॉपुलेशन, कुछ एक गांव होगा उसके नीचे पूरा कोयला है, अब आपको पूरा वो गांव खाली कराना पड़ेगा, सो यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं उनको डील करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। और जब भी कोई एनवायरमेंट की पॉलिसीज़ बनती है, जैसे हम पीछे यहाँ देखें भी गए, तो वहाँ यहाँ पे एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स को, सोशल वर्कर्स हो, अपार्ट फ्रॉम सोशल वर्कर्स और सोशल साइकोलॉजिस्ट, वी ऑल्सो कंसल्ट एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स। ये और क्या पढ़ते हैं, ऑल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर इन सब चीज़ों से बिल्कुल अफेक्ट होगा, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि रोड रेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी से आदमी वैसे ही परेशान है, और उसके बाद थोड़ा सा ट्रिगर मिलते ही आदमी तुरंत फूट पड़ता है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का पूरा फ़र्क पड़ता है ह्यूमन साइकी पे, पोल्यूशन का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि कहीं नेचुरल डिजास्टर आया है, कोई एरिया ने एक्सपीरियंस किया, जैसे कि अभी अभी वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया है, तो वहाँ पे वहाँ की जो पॉपुलेशन की साइकी है वो पूरी बदल जाती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी। करियर इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, मैंने बात की, आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 2-4 हज़ार, 5-10 हज़ार करोड़ का बनाना है, तो यू हैव टू कंसल्ट एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वही आपको बताएगा कि यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन जो है उनकी साइकी कैसे अफेक्ट होगी और उनको कैसे कम से कम इफेक्ट हो। तो उसके लिए एक EIA रिपोर्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बनती है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट एक ये रिपोर्ट होती है जो बताती है कि आपके प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या असर हो सकता है और लोगों पे क्या असर हो सकता है, और उस असर को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरह डिसरप्ट कर रहे होते हैं, नॉट ओनली द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो द पीपल। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना इसके बारे में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर और मोस्ट वेल नोन साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी की फील्ड में, अपार्ट फ्रॉम काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सबसे वेल नोन है। ये क्या पढ़ते हैं, दे स्टडी द कॉजेज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जैसे कि आपको, आई एम अज्यूमिंग कि आप 11th क्लास में हैं, तो आपको सबसे बेसिक, सबसे ज़रूर पता होंगे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, और सब्सटेंस अब्यूज़। ये सब बिल्कुल बेसिक है। हम आम भाषा में भी, जैसे कि इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब वर्ड्स जो हैं दे पॉप अप क्वाइट अ बिट फ्रीक्वेंटली। तो इसमें करियर क्या क्या हो सकता है, बिल्कुल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, वो हॉस्पिटल्स में भी एम्प्लॉय होते हैं और वो अपनी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा वी हैव काउंसलिंग, जैसे कि हमने पीछे बात की, काउंसलिंग साइकोलॉजी एम्स टू इम्प्रूव एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में सबसे बड़ा फर्क यही है दैट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहा है, बट काउंसलर जो है वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की वजह से आने वाला जो स्ट्रेस है या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेन है साइकी पे, तो उसको डील करने में मदद करता है। अब ये साइकी में स्ट्रेन कैसे पड़ सकता है, एक तो वर्क से स्ट्रेस आ सकता है, बिल्कुल, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स, बिल्कुल,
जैसे कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है तो दे आर एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टीज एडजस्टिंग टू ईच अदर्स पर्सनैलिटी और ये सब, या फिर रिलेशनशिप जैसे लिव इन है या फिर बाकी चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। करियर कन्फ्यूजन, जैसे कि अगर 12th के बाद करियर चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, तो देयर इज़ कन्फ्यूजन, उसके लिए भी काउंसलर्स हैं। स्ट्रेन रिलेशनशिप्स के लिए मैरिज काउंसलर हैं। वर्क के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एचआर मैनेजर्स और ये सब होते हैं, ठीक है। चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस फॉर स्टूडेंट्स, जैसे कि पेपर लीक्स, अभी नीट का मामला बड़ा उठा था, तो ऐसे में काउंसलर्स जो है वो स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरीके बताते हैं और एक होप भी देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं और इसमें करियर्स बिल्कुल काउंसलर्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में भी एम्प्लॉय होते हैं, स्कूल्स में एम्प्लॉय होते हैं, कॉलेजेस में एम्प्लॉय होते हैं, और उसके अलावा स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग भी हो सकती है, जैसे कि करियर काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, ड्रग एडिक्शन के लिए काउंसलिंग जो होती है, तो काउंसलर्स उसमें भी काम आते हैं। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट स्टडीज़ हाउ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स लर्न। डिफरेंट लेवल्स मतलब छोटे बच्चे, उसके बाद किंडरगार्टन से लेके फिर एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, डिफरेंट लेवल्स पे कैसे लर्न कर रहे हैं, कैसे मेमोराइज कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे कर रहे हैं, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ को ये एड्रेस करते हैं। उसके बाद करियर जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स के लिए पॉलिसी एडवाइज़र, बिल्कुल जैसे कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसी के तहत आपने अपनी शायद 12th की है और ग्रेजुएशन भी उसी के हिसाब से आप करेंगे, तो पॉलिसी एडवाइज़र्स की तरह आप काम कर सकते हैं। कैरिकुलम डेवलपर, एजुकेशन पॉलिसी बनने के बाद उसमें कैरिकुलम कैसा पढ़ाया जाएगा वो कैरिकुलम डेवलपर्स डिसाइड करते हैं। एड टेक प्रोफेशनल, आजकल मार्केट बहुत बढ़ा हुआ है, एग्जांपल फिजिक्स वाला, अन अकेडमी, बायजूस, वेल नॉट बायजूस क्योंकि बायजूस तो ऑलमोस्ट इट इज़ बैंकरप्टेड एलिजिडली। तो एड टेक प्रोफेशनल आप बन सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी करने के बाद। स्कूल साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं और इनका काम क्या होता है, डिज़ाइन प्रोग्राम्स टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सभी तरह का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चिल्ड्रन का, और नॉट ओनली ये डेवलपमेंट हो बल्कि देयर रिलेशन विद टीचर्स और पेरेंट्स जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये सारे काम करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैं पीछे बात बता रहा था आपको। वर्क रिलेशंस मतलब वर्क स्ट्रेस जो है वो ये लोग डील करने में मदद करते हैं। एचआर के प्रोफेशनल्स होते हैं ये स्टडी करते हैं हाउ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो भी हमने पढ़े हैं कैन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। वर्क प्लेस कुछ भी हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, क्लोज ग्रुप हो सकता है, ओपन ग्रुप हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो वर्क प्लेस कैसा भी हो सकता है। एम्प्लॉय वेलबिंग, एम्प्लॉय अपने आप में सिंगल कैसे काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ग्रुप में कैसे काम कर रहा है, और ग्रुप एज अ होल इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इसमें आपके करियर क्या क्या हो सकते हैं, एचआर मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, इस पे बड़े जोक भी बनते हैं। इनको कहते हैं दैट दे आर द मोस्ट यूजलेस पीपल इन एन ऑफिस, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। दे आर ओनली यूजलेस इफ दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स प्रॉपरली। अगर वैसे देखा जाए तो दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर साइकोलॉजी ही ठीक नहीं है तो इंसान काम क्या करेगा। सो एचआर मैनेजर्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट्स, ये रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, इन सब के लिए इनको कंपनीज कंसल्ट करती हैं। एंड आईओ कंसल्टेंट्स आर वन ऑफ द हाईली पेड एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी, क्योंकि वैसे तो ये स्किल्ड मतलब कि बहुत कम लोग होंगे, बट दे विल बी हाईली स्किल्ड, और वो अपना काम अगर अच्छे से कर रहे हैं तो दे विल बी पेड क्वाइट हैंडसमली। उसके बाद साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, ये आपका अगला मेजर टॉपिक है, जैसे कि यहाँ ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ी। उसके बाद हमने साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स पढ़े हैं। साइकोलॉजी होल्ड्स रेलेवेंस फॉर ऑल अदर फील्ड स्टडी दैट डील्स विद ह्यूमंस, बिल्कुल जहाँ भी हम ह्यूमंस से डील कर रहे हैं वहाँ पे साइकोलॉजी रेलेवेंट होगी ही होगी। Such fields are increasingly adopting multidisciplinary approach to epistemologically enrich each other। अब ये बहुत भारी सेंटेंस है, बट आप इसको आसानी से समझे क्या कह रहा है ये। जो ये सारी फील्ड्स हैं, कोई भी हैं, साइंस की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, बाकी सब फील्ड्स हैं जितनी भी, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपना रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी का सब्जेक्ट, इकोनॉमी की फील्ड सिर्फ इकोनॉमी पे ही फोकस करेगी, नहीं, मल्टीपल डिसिप्लिन, वो पॉलिटी पे भी फोकस करेगी, वो साइकोलॉजी पे भी फोकस करेगी, वो हिस्ट्री पे भी फोकस करेगी, ज्योग्राफी पे भी फोकस करेगी, सो मल्टी डिसिप्लिनरी।
टू एपिस्टीमोलॉजिकली मतलब क्या होगा? बेसिकली नॉलेज, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टीमोलॉजिकली एनरिच मतलब नॉलेज वाइज एक दूसरे को एनरिच कर रहे हैं। तो हियर वी स्टडी हाउ साइकोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम एंड कंट्रीब्यूट्स टू दिस फील्ड। अब क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट नहीं होती है, अगर साइकोलॉजी उसको कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो फील्ड भी साइकोलॉजी को कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा। कोई भी फील्ड है, एनी फील्ड। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो इट ड्रॉज फ्रॉम, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? हाउ साइकोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम एंड कंट्रीब्यूट्स टू दीज फील्ड्स। अब जैसे कि फिलॉसफी है, डिस्पाइट द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, इट ग्रेटली ड्रॉज फ्रॉम फिलॉसफी particularly with respect to methods of knowing and various domains of human nature। अब पहले हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा जैसे कि साइकोलॉजी जो थी वो फिलॉसफी के अंडर पढ़ी जाती थी पहले। हालांकि अब साइकोलॉजी अपने आप में एक प्रॉपर ब्रांच एस्टेब्लिश हो गई है, बट इट ग्रेटली ड्रॉज फ्रॉम, अपने प्रिंसिपल्स पे काफ़ी तौर पे निर्भर करती है फिलॉसफी पे, जैसे कि स्पेशली मेथड्स ऑफ नोइंग, वेरियस डोमेन्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम फिलॉसफी से बोरो करते हैं और फिर उसके बाद उस पर साइकोलॉजी में फर्दर स्टडी करते हैं। एथिक्स एंड मॉरल फिलॉसफी, साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एम्पैथी, मॉरल जजमेंट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ पीपल मेक एथिकल डिसीजंस। अब अगर और एथिक्स जो है वो एक प्रॉपर ब्रांच है फिलॉसफी की, और अगर हमें फिलॉसफी पता है क्या है तो हम साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में इन सब का, जैसे कि एम्पैथी है और मॉरल जजमेंट है, वो क्यों, कैसे एथिक्स क्यों मान रहे हैं लोग, क्यों एथिकल जजमेंट और एथिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम मेकिंग अनएथिकल डिसीजंस, तो वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। देन वी हैव मेडिसिन। अब मेडिसिन को साइकोलॉजी कैसे एनरिच कर रही है, या मेडिसिन साइकोलॉजी को कैसे एनरिच कर रही है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट रिक्वायर्ड स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट, पीछे हमने पढ़ा हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉय होते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स। तो कोई टर्मिनली इल पेशेंट है तो उसको काउंसिल करने के लिए यू रिक्वायर स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट, ताकि उस पेशेंट को वो होप दे सके और पेशेंट जल्दी रिकवर कर सके। और अगर रिकवर नहीं भी कर सकता है, टर्मिनली ही इल है, तो कम से कम जो उस पेशेंट की रिमेनिंग लाइफ है वो एक क्वालिटी लाइफ हो सके। प्रॉब्लमेटिक हैबिट्स से डील करने में मदद करते हैं, जैसे कि एडिक्शंस, पीछे हमने बात की, काउंसलर्स ड्रग रिहैब सेंटर्स में काम करते हैं। ये यूज़ किसका करते हैं? ज़्यादातर प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिज्म हमने साइकोलॉजी में ही पढ़ा था, इनिशियली पढ़ा था, और आपको बिहेवियरिज्म को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा एक और लाइन आपकी बहुत बढ़िया कहती है एनसीईआरटी, फिजिकल हेल्थ प्लस साइकोलॉजिकल वेलबींग इक्वल्स हेल्दी इंडिविजुअल। अब हेल्दी इंडिविजुअल कौन होता है? जिसकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी है बट साइकोलॉजिकली भी वो एक अच्छी जगह पे है। तो दिस इज़ मेडिसिन। और इकोनॉमी, जैसे कि इकोनॉमी में साइकोलॉजी कहाँ आती है? कंज्यूमर बिहेवियर, अब बिहेवियर का वर्ड आ गया है तो बिल्कुल साइकोलॉजी की बात हो रही है। एडवर्टीजमेंट परसेप्शन, एड्स आती हैं आपके सामने, कुछ एड्स को आप देखते हैं, कुछ को आप स्किप कर देते हैं, सो वो क्यों हो रहा है, कैसे परसीव की जा रही है एड्स को। सेविंग्स एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, क्योंकि हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं तो सब ह्यूमंस का एक जैसा सेविंग और कंजम्पशन पैटर्न नहीं होगा, अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन देयर साइकी एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसमें नाम आते हैं कुछ नाम, जैसे कि डेनियल काहनेमैन का नाम आता है और थॉमस शेलिंग का नाम आता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि दे आर डीपली कनेक्टेड विद साइकोलॉजी। इकोनॉमी जो है क्योंकि ह्यूमन से डील कर रही है तो ये फील्ड साइकोलॉजी से डीपली कनेक्टेड है। और डेनियल काहनेमैन और थॉमस शेलिंग दोनों के ही वर्क्स इकोनॉमी पे हैं वैसे तो, बट साइकोलॉजी को वो टच अपॉन करते हैं और ओवरलैप करते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये भी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पीपल्स रिलेशन विद पावर, अथॉरिटी, ग्रुप कोहेजन, वोटिंग बिहेवियर। पीछे हमने सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो सोशल साइकोलॉजी की जिसको समझ होगी तो वो उसको उसकी पॉलिटिकल साइंस की जो नॉलेज है वो एनरिच हो जाएगी। देन लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? साइकोलॉजी हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग हाउ रिलायबल द आई विटनेस मेमोरी इज। मेमोरी का टॉपिक आ गया। ऑल्सो स्टडीज एंड एक्सप्लेन्स वाई सम डू नॉट हैव एम्पैथी। एम्पैथी का टॉपिक आ रहा है। एम्पैथी भी हम इमोशंस के चैप्टर में पढ़ते हैं।
हेल्प्स टू डिटरमिन द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पनिशमेंट। अब कोई किसी को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसकी प्रोपोर्शनैलिटी को डिसाइड करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। हेल्प्स डिटरमिन द लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर वायलेंस और रीऑफेंडिंग, कि अगर जो जिससे हम आज सज़ा दे रहे हैं, जिस कैदी को, जिस सस्पेक्ट को या फिर जिस क्रिमिनल को, वो फ्यूचर में वायलेंस करेगा या नहीं करेगा, ये उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देन वी हैव मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे साइकोलॉजी की नॉलेज कैसे हेल्प करेगी? नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी लाइक व्यूअर्स इंटरेस्ट, मोटिवेशन, बिहेवियर पैटर्न्स, प्लेजर पाथवेज एक्सेट्रा कैन हेल्प डिलीवर मोर एंगेजिंग स्टोरीज। अब अगर जैसे कि जो स्किल्ड न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो साइकोलॉजी का भी ज्ञान रखते हैं, तो वो व्यूअर्स इंटरेस्ट समझते हैं, उनकी क्या मोटिवेशन है, किस मोटिवेशन से वो न्यूज़ देख रहे हैं, उनके क्या बिहेवियर है, और प्लेजर पाथवेज उनको क्या देखने में अच्छा लगता है। तो ये सब अगर किसी को, न्यूज़ एडिटर को या फिर कोई न्यूज़ एंकर को पता है, तो दे कैन डिलीवर मोर एंगेजिंग स्टोरीज। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ मीडिया, कोई भी मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हैव शेप्ड आवर थिंकिंग, एटीट्यूड्स एंड इमोशन। तो मास कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी जब ओवरलैप करती है तो हमें समझ आता है कि प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सब हमारी थिंकिंग को, एटीट्यूड को, इमोशंस को कैसे अफेक्ट कर रही हैं और हमारा बिहेवियर जो है वो उससे कैसे डिसाइड हो रहा है। देन म्यूजिक एंड आर्ट्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एड इमोशनल एक्सप्रेशन। आर्ट थेरेपी जैसे कि बहुत सारे, मैंने एक बार देखा था यूट्यूब पे ही, दैट जो पेशेंट्स थे उनको मतलब ड्रॉ करना सिखाया जा रहा था। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल तारे ज़मीन पर मूवी में था कि वो एक तरीके के आर्ट थेरेपी सेशंस था, आर्ट थेरेपी सेशंस था जो मूवी के लास्ट में हो रहा था। लोग इनिशियली करना नहीं चाह रहे थे, बट देन दे गेट इंटरेस्टेड इन इट, और उसके बाद वो उसे पढ़ने लगते हैं, नॉट पढ़ने लगते हैं, उनको एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। म्यूजिक थेरेपी भी इसी तरीके की है। Cognitive psychology studies how brain interprets colors, shapes, sounds, rhythm, harmony, helping artists create more impactful work. अब साइकोलॉजी में भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्पेसिफिक फील्ड जो है वो आर्ट के फील्ड, जैसे कि कलर। अब अगर आप एक फिल्म मेकर हैं तो आपको पता है कि कलर का जो टोन है, जैसे कि कई कई मूवीज़ येलो टोन के होते हैं, कुछ कुछ ब्लू टोन के होते हैं, तो वो कैसे मूड को शिफ्ट करती हैं। शेप्स, जैसे कि आपने गोल्डन रेशियो पढ़ा होगा। उसके अलावा साउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक कितना ज़रूरी है, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दे किसी मूवी से तो इट बिकम्स लाइफलेस। रिदम्स, हारमनी, और अगर आप म्यूजिशियन हैं तो रिदम और हारमनी की आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। ये मोर इम्पैक्टफुल वर्क क्रिएट करने में आपको हेल्प करती हैं। नॉलेज ऑफ अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन, ये सारे साइकोलॉजी के टॉपिक हैं। अब आप ध्यान, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक फील्ड है साइकोलॉजी और ये दूसरा फील्ड है कोई भी एनी फील्ड, तो उसमें कैसे ये हेल्प कर रहा है, कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, और साइकोलॉजी की जो जानकारी है वो इन सब आर्टिस्ट्स को, म्यूजिशियंस को, जर्नलिस्ट्स को, एडिटर्स को क्यों ज़रूरी है। तो नॉलेज ऑफ अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन हेल्प्स आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन डिज़ाइन वर्क्स दैट कैप्चर मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट। बिल्कुल, इंटरेस्ट को अगर कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो आप, अगर आप इंटरेस्ट ही कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई नहीं देख रहा है, और देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो ऑल ऑफ योर वर्क इज़ गोइंग टू वेस्ट। ऐसे ही आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में जो आर्किटेक्ट्स और जो डिज़ाइनर्स हैं, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अगर उनके पास है, किस कौन सी साइकोलॉजिकल नॉलेज रिलेटेड टू परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, कैन हेल्प इंजीनियर और आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन एस्थेटिक, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली मेट्रो दिखने में बहुत सुंदर है, एस्थेटिक है, कन्वीनियंट है, बिल्कुल है। आपको ट्रेन्स, वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, लर्निंग कर्व तो है, बिल्कुल है, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट तो आपको बिल्कुल कन्वीनियंट है। आप हर बार मेट्रो प्रीफर करेंगे रादर देन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और एफिशिएंट, बिल्कुल एफिशिएंट है। आई थिंक मेट्रो कैरीज अराउंड 40 लाख पीपल पर डे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। दैट इज़ अ फीट ऑफ इंजीनियरिंग। और एक इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा आर्किटेक्ट अगर साइकोलॉजी की नॉलेज रखता है तो वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएगा। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एमरजेंसीज कैन हेल्प डिज़ाइन बेटर सेफ्टी मेजर्स, जैसे कि एग्जिट रूट। अब अगर आपको पता है कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करेंगे किसी इमरजेंसी में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो
आपको पता लगेगा कि एग्जिट रूट्स आपको कहाँ लगाने हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट जो है वो कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए ताकि वो जल्दी से काम आ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्टेडियम है, कॉन्सर्ट हॉल्स हैं, उनमें एग्जिट रूट्स और बाकी सेफ्टी फीचर्स जो हैं अगर वो हों तो जो हादसे हैं, जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। और वो कैसे? अगर एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर को साइकोलॉजी की समझ है तो। अब हमने ये पूरी डिस्कशन करी, इसका पूरा सार क्या है, पूरा एसेंस क्या है? साइकोलॉजी इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ मेनी फील्ड्स। जहाँ भी हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं वहाँ पे साइकोलॉजी उस इंटरसेक्शन पे लोकेटेड होगी ही होगी। एंड एप्लीकेशन पर्टेनिंग टू ह्यूमन फंक्शनिंग, साइकोलॉजी इज लोकेटेड एट इंटरसेक्शन ऑफ मेनी फील्ड्स ऑफ नॉलेज एंड एप्लीकेशन पर्टेनिंग टू ह्यूमन फंक्शनिंग। जहाँ भी ह्यूमंस फंक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ना आपके लिए एक एडेड एडवांटेज का काम करेगा। दस, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कैन हेल्प अ डॉक्टर टू बी अ बेटर डॉक्टर, a judge to be a better judge, an engineer to be a better engineer and so on। तो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, लेट्स से कि आप कंटिन्यू नहीं करते हैं, साइकोलॉजी का फील्ड छोड़ देते हैं इसके बाद, येट नोइंग द बेसिक्स ऑफ इट और उसके प्रिंसिपल्स को जानना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप ह्यूमन से डील कर रहे हैं वहाँ पे आपको साइकोलॉजी हेल्प करेगी। देन वी हैव, ये साइकोलॉजी इन अदर डिसिप्लिन्स के बाद मेजर टॉपिक था साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। अब साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं ज़रूरी है सिर्फ, ये एवरीडे प्रॉब्लम्स को डील करने में भी मदद कर सकती है। जैसे कि एवरीडे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि पर्सनल लेवल पे ये सारे जो एग्जांपल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं। अ डॉटर हु हैज़ डील विद हर अल्कोहलिक फादर, और उसके अलावा मदर हु हैज़ हैंडल अ स्टबर्न एंड प्रॉब्लम चाइल्ड, बहुत स्टबर्न है, ठीक है। उसके बाद फैमिली लेवल पे, ये पर्सनल लेवल पे था, ये फैमिली लेवल पे कम्युनिकेशन गैप्स हैं और जनरेशन गैप की वजह से हैं, आप उनको कैसे डील कर सकते हैं। कम्युनिटी में जैसे कि ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, राइट्स, उसके अलावा टेररिज्म बढ़ता है, क्यों बढ़ रहा है? सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ जो हैं जैसे कि ट्राइब्स हैं, तो उनकी साइकी आपको समझ में आएगी तो आप एवरीडे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आप वॉर्स, डिप्लोमेसी, इन सब में साइकोलॉजी जो है वो डे टू डे में हेल्प करती है। पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे साइकोलॉजी हर लेवल पे हेल्प करती है। और कॉजेज़ क्या हैं इन प्रॉब्लम्स के? जैसे कि अनहेल्दी थॉट पैटर्न्स, बिल्कुल, थॉट है, इमोशन है, उसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड्स। अब वो एटीट्यूड्स क्यों बने हैं हम आगे चैप्टर में 12th क्लास में हमें डिटेल में पढ़ेंगे। एटीट्यूड का जो टॉपिक है, एटीट्यूड बेसिकली इज़ योर वे ऑफ थिंकिंग, कुछ प्रीडिटरमेंट वे ऑफ थिंकिंग है आपका, वो क्यों है। रीइंफोर्समेंट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर पैटर्न्स, इन सब की वजह से आपका ये जो प्रॉब्लम्स है वो कॉज हो रही हैं, और इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? साइकोलॉजी एट पर्सनल लेवल, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस अगर आपको होगी तो आप अपने अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग योर ओन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज, मोटिवेशंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैन हेल्प मॉडिफाई बिहेवियर टूवर्ड्स मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड पीस। अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, इन सब का ज्ञान होगा और उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं फिर टूवर्ड्स मैक्सिमम हैप्पीनेस। इमोशनल रेगुलेशन, साइकोलॉजी आपको अगर आती है तो आप इमोशनली रेगुलेट कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि एंगर है, एंग्जाइटी है, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, उसे आप इफ़ेक्टिवली डील कर पाएंगे और बेटर मेंटल हेल्थ और आपको मीनिंगफुल रिलेशंस मिलेंगे उसके साथ। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप अपने खुद के बायसेस रिकग्नाइज कर पाएंगे। प्रेजुडिस आपके मन में कुछ है, कुछ इरेशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, तो आप खुद को क्वेश्चन कर पाएंगे कि वाई एम आई थिंकिंग सो एंड सो। और मैल अडेप्टिव जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी आप होते हुए देख पाएंगे कि इफ़ आई एम मेकिंग अ सार्केस्टिक कमेंट, कि अगर हम कोई हमारे, लेट्स से समवन इज़ पॉइंटिंग आउट सम नेगेटिव क्वालिटी ऑफ माइंड, तो मैं क्या सार्केज़म से उस पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये क्या है? एक मैल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, तो आप उसे होता हुआ देख पाएंगे रियल लाइफ में। मोटिवेशन एंड गोल अचीवमेंट, लर्निंग हाउ हैबिट्स फॉर्म एंड हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन कैन हेल्प अस प्रोफेशनली। बिल्कुल, जैसे कि आप खुद ही कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा यार, तो मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पता हैं तो आप ना सिर्फ अपनी हैबिट्स को
फॉर्म कर पाएंगे अच्छी हैबिट्स को, आप अपनी बुरी हैबिट्स को तोड़ भी पाएंगे और अपनी मोटिवेशन को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। तो विद दिस वी एंड द चैप्टर। और आपको कोई भी डाउट है तो आप साइकोलॉजी मार्गदर्शक टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और इस चैप्टर की पीडीएफ जो है आपको हैंड रिटन नोट्स की वो इसी चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। और तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।